आज जो हमारा चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में आपको ये बताएंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन है तो फिर क्यों है। रिप्रोडक्शन होता क्या है? री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना, यानी कि अगेन एंड अगेन अपने जैसे ही ऑफस्प्रिंग को पैदा करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को अगेन पैदा करना ही तो रिप्रोडक्शन है। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना, यानी कि जैसे मान लो हमारे दादाजी ने भी वो भैंस देखी थी और वही भैंस आज भी है। क्या मतलब वही भैंस जिंदा है जो हमारे दादाजी ने देखी थी? नहीं, वो भैंस तो मर गई। उसी की जैसी दूसरी भैंस, उसी के बच्चे हैं, और जो बच्चे बेटा जिस प्रोसेस से बनाए जाते हैं वो एक प्रोसेस का नाम है रिप्रोडक्शन। देखो, जिस प्रोसेस का नाम तो रिप्रोडक्शन है। अब हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, जो रिप्रोडक्शन है क्या वो लिविंग बीइंग ही करते हैं? जी हाँ, रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग ही करते हैं। यानी कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नॉन लिविंग नहीं है जो रिप्रोडक्शन करता हो। इस दुनिया में कोई भी नॉन लिविंग ऐसा नहीं है जो रिप्रोडक्शन करता हो, लेकिन फिर भी ये रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? Reproduction is not the fundamental property of the living being, it is the property of the living being। यानी कि ये बात तो हम जानते हैं, हम मानते भी हैं कि रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग बीइंग ही करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करना एक लिविंग बीइंग की ही प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी में नहीं आती। क्योंकि बेटा रिप्रोडक्शन हम किसे कहते हैं? अर्नेस्ट मेयर ने स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी। अर्नेस्ट मेयर नाम के जो साइंटिस्ट है बेटा, जो आपकी एनसीईआरटी की पहली लाइन में है, उन्होंने स्पीशीज की डेफिनेशन दी थी। उन्होंने क्या कहा? स्पीशीज वो है जो रिप्रोडक्शन करती है और अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को पैदा करती है, और जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो भी फर्टाइल होने चाहिए, तभी वो एक स्पीशीज कहलाएगी, वरना वो स्पीशीज नहीं है। यानी कि बेटा अपनी ही जैसी स्पीशीज को बनाकर रखना, अपनी ही जैसी स्पीशीज को बनाकर चलना, इट इज़ अ रिप्रोडक्शन। क्या है ये? रिप्रोडक्शन। मैं रिप्रोडक्शन को रिप्रोडक्शन नहीं कह रहा। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। री मीन्स अगेन, प्रोडक्शन मीन्स पैदा करना, इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या अपने ही जैसी स्पीशीज को पैदा कर रहे हैं रिप्रोडक्शन है? बिल्कुल है। क्या रिप्रोडक्शन सब लिविंग बीइंग करते हैं? लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी तो है रिप्रोडक्शन करना। देखो, इंटरकोर्स करना, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट से मिला देना फर्टिलाइजेशन होता है, दिस इज नॉट अ रिप्रोडक्शन। इंटरकोर्स करना, दिस इज नॉट द रिप्रोडक्शन। मेल पेनिस को बेटा अगर हम पेनिस को अगर वेजाइना के अंदर इंसर्ट करना, इट इज नॉट अ रिप्रोडक्शन, इट इज इंटरकोर्स। ये सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। इंटरकोर्स रिप्रोडक्शन नहीं है। रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने ही जैसी स्पीशीज को पैदा करना, इसको रिप्रोडक्शन। यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग, अपने ही जैसे बच्चे, अपनी ही स्पीशीज जैसे पैदा करता है, वही रिप्रोडक्शन कहलाता है, अदरवाइज रिप्रोडक्शन नहीं है। अब जैसे किसको कोई एक्सेप्शन है कि जी हाँ, क्यों नहीं एक्सेप्शन है? जैसे कि आपको बेटा पता होगा कि कोई भी इनफर्टाइल कपल है, यानी कि जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, क्या उसने रिप्रोडक्शन किया? नहीं किया। इंटरकोर्स किया? जी हाँ, इंटरकोर्स किया, लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं किया। यानी कोई अनफर्टाइल अगर कपल होगा वो रिप्रोडक्शन नहीं करता होगा, इसलिए रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। दिस इज द वाइस ऑफ दिस रीजन इट इज द रिप्रोडक्शन इज नॉट द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग। आइए बेटा पढ़ते। ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? What is the basic difference between sexual and asexual reproduction? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उससे ऐसे रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर गैमीट बनता है, और गैमीट बनना है, गैमीट का फ्यूजन भी होता है। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जिसके अंदर गैमीट नहीं बन रहा हो, जिसके अंदर गैमीट नहीं बनना, वो किस रिप्रोडक्शन होगा बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर जिसके अंदर गैमीट तो बनना हो लेकिन फ्यूजन नहीं हो रहा, फिर भी वो कैसा रिप्रोडक्शन है? फिर भी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। यानी गैमीट का बनना और गैमीट का फ्यूजन होना, इट इज द दो क्रूशियल प्रोसेस होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यानी गैमीट बनना इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, और मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो जाना, इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा जब ही होगा जब या तो गैमीट भी बने और गैमीट बनकर फ्यूजन भी हों, दोनों गैमीट फ्यूजन होने के बाद झाइगोट बनता है, और ये झाइगोट बेटा सिंगल सेल होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है और विविपेरस ऑर्गेनिज्म, यानी ये कोई लार्वा वार्वा नहीं बनाता, ये कोई एग लेइंग मेमल्स नहीं है। होते हैं मेमल्स, लेकिन विविपेरस होते हैं, ज़्यादातर यंग वन को पैदा करते हैं। यानी कि पूरा का पूरा गेस्टेशन पीरियड इनका जैसे ह्यूमन बीइंग का 9 मंथ का होता है, यानी पूरा का पूरा मैच्योर बेबी पैदा होकर आता है। दिस इज कॉल्ड विविपेरस ऑर्गेनिज्म।
ह्यूमन बींग आर यूनिसेक्सुअल, सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि यूनिसेक्सुअल होता है, यानी कि मेल अलग और फीमेल अलग, यानी कि मेल पेरेंट्स अलग होते हैं, फीमेल पेरेंट्स अलग होते हैं। मेल पेरेंट्स गैमीट बनाते हैं, उसे हम स्पर्म कहते हैं। फीमेल पेरेंट जो गैमीट बनाते हैं उसे हम ओवम कहते हैं। यानी कि दोनों जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि अलग अलग। ऑर्गन इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी जो स्पीसीज को पैदा करवाने में जो ऑर्गन्स हेल्प करते हैं, इन ऑर्गन्स को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, विच टुगेदर फॉर्म रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और आप जानते हो बेटा, मैंने आपको बताया था ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाले ऑर्गन को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। और ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर बेटा ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे तो ऐसे को हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। Organs of reproductive system of human being are divided into essential and accessory organ. Essential, मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो प्रोसेस होती हैं। नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन यानी गैमीट का मिलना। यानी बेटा जो गैमीट बना रहे होते हैं वो इसेंशियल ऑर्गन होते हैं, और गैमीट मिलवाने में जो हेल्प कर रहे होते हैं वो एसेसरी ऑर्गन होते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ेगी। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है वो कौन बनाते हैं बेटा? ऑर्गन सिस्टम। जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं ऐसे ऑर्गन्स को हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, और यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेटा मिलकर रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। एक बात बताओ बेटा मुझे, यानी कि मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो मेन कैटेगरी बताई। नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस जिसमें गैमीट बनता है, और नंबर 2 बेटा क्या होता है? गैमीटोजेनेसिस नंबर 1, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन, यानी गैमीट के बनने को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन उनका फ्यूजन हो जाना, यानी जो गैमीट बना रहे होते हैं बेटा उन्हें हम रिप्रोडक्टिव प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, जो गैमीट बना रहे होते हैं। और बेटा ऐसे ऑर्गन एसेंशियल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, और जो गैमीट बनाने में हेल्प कर ली, यानी गैमीट बनाने में हेल्प कर रहे हैं और उनके फ्यूजन में हेल्प कर रहे हैं, उनके मिलन में हेल्प कर रहे हैं बेटा, ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम एसेसरी ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। द एसेंशियल सेक्स ऑर्गन, एसेंशियल मतलब वो नेसेसरी है। अब बताओ बेटा मुझे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या नेसेसरी है? गैमीट। अरे बेटा गैमीट का होना बड़ा जरूरी है। अब गैमीट जो बनेगा जिस ऑर्गन में वो एसेंशियल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब भैया जो भी गैमीट बना रहा है जो ऑर्गन, वो एसेंशियल ऑर्गन है। द एसेंशियल सेक्स ऑर्गन और गॉनाड इंक्लूड टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरी इन फीमेल। ऐसे हम बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से भी जानते हैं। मेल के अंदर टेस्टिज होते हैं जो ओवल शेप के होते हैं, और फीमेल के अंदर बेटा ओवरी होती हैं जो एग का फॉर्मेशन करती हैं। दे आर कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ये किससे रिलेटेड है? गैमीट फॉर्मेशन से। एंड सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, क्या सिक्रीट करते हैं बेटा? हार्मोन भी सिक्रीट करते हैं। जो भी गैमीट का बनना दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, हार्मोन निकलना दिस इज सेकेंडरी फंक्शन। ये फंक्शन की बात आ रही है। हार्मोन निकल के क्या करते हैं? जिसका बैलेंसिंग करते हैं, मेंटेनिंग करते हैं। हार्मोन निकलने के बाद बैलेंसिंग करते हैं, मेंटेनिंग करते हैं। गैमीट का बनना इज द प्राइमरी फंक्शन, और हार्मोन का बनकर निकालना इज द सेकेंडरी फंक्शन। हार्मोन विच कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ एसेसरी सेक्स ऑर्गन, जो एसेसरी सेक्स ऑर्गन थे ना जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे थे ना, उनके डेवलपमेंट कौन करवाएगा? ये हार्मोन करवाएंगे। एंड मेंटेन द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जैसे हम एसएससी के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए सेक्स हार्मोन जिम्मेदार होते हैं। फीमेल के अंदर बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन मेंटेन करता है? ईस्ट्रोजन। और मेल के अंदर बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को करते हैं टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करते हैं, और फीमेल के अंदर कौन करता है बेटा? ईस्ट्रोजन। आगे देखो, द सेकेंडरी सेक्सुअल इंक्लूड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, न कि ऑर्गन। जैसे कि वॉइस, फीमेल की वॉइस पतली होती है, मेल की वॉइस हैवी होती है। वॉइस के अंदर हाई फ्रिक्वेंसी किसकी होती है? जिसकी पतली आवाज़ होगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। फीमेल इज अ हाई फ्रिक्वेंसी वॉइस, मेल इज अ लो फ्रिक्वेंसी वॉइस। बॉडी हेयर डिस्ट्रीब्यूशन, प्यूबिक हेयर का आ जाना, यानी कि बेटा प्यूबर्टी जब होती है, प्यूबर्टी का आने का मतलब 13 से 14 साल पे प्यूबर्टी आ जाती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अब हालांकि प्यूबर्टी एक्चुअल में लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से प्यूबर्टी पहले आ रही है। आप मेडिकल की बुक्स में देखोगे बेटा प्यूबर्टी 12 साल पे दी जा रही है, कि प्यूबर्टी हमारी 12 साल पे आ जा रही है, लेकिन लाइफ स्टाइल चेंज की वजह से। लेकिन ऑन एवरेज बताऊँ 13 से 14 साल पे प्यूबर्टी आ रही है। प्यूबर्टी कब आ रही है? जब ये हमारे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये हार्मोन निकाल रहे हैं। और हार्मोन कब निकाल रहे हैं बेटा? जब ये डेवलपमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से मेल के अंदर या फीमेल के अंदर टेस्टिस से हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन निकलता है बेटा? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेंटेन करता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना ये कैरेक्टर है, न कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को हम थैलार्सी कहते हैं। दिस इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज नथिंग, इट इज द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। फेशियल पैटर्न्स,
फेशियल पैटर्न जैसे आप देखोगे तो जो मेल होते हैं उनका जो शोल्डर होते हैं वो चौड़े होते हैं, जैसे मेल के शोल्डर चौड़े होते हैं, ये वाला एरिया होता है। बल्कि फीमेल में आप देखोगे तो इन्वर्टेड हो जाता है। फीमेल में क्या होता है, पेल्विक रीजन चौड़ा होता है। देखो द एसेसरी ऑर्गन इंक्लूड स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ट्रांसफर ऑफ गैमीट। मैंने आपको बोला फर्टिलाइजेशन में जो हेल्प करवाते हैं, ट्रांसफर में जो हेल्प करवाते हैं, वो हमारे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाते हैं, जैसे जेनिटल डक्ट, ग्लैंड्स, इनकॉपुलेटरी ऑर्गन। फीमेल के अंदर देखो, मेल के अंदर आपको मैं बताऊं, चाहे वो वासा डिफरेंस हो, चाहे वासा एफरेंस हो, वासा डिफरेंस या वासा एफरेंस जो होती है वो क्या करती हैं बेटा, हेल्पिंग करवाती हैं, रिप्रोडक्शन में मिलवाने में हेल्प करवाती हैं। और जो मिलवाने में हेल्प करेगा, जो रिप्रोडक्शन हेल्पिंग करेगा मिलवाने में, बेटा एसेसरी ऑर्गन कहलाता है। आइए बेटा, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। आज हम शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन द मेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम पेयर टेस्टिज, मतलब 2 टेस्टिज होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, बॉडी से बाहर होते हैं, स्क्रोटम सैक में रहते हैं। एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा स्क्रोटम सैक में, जो हमारे ओवल शेप 2 टेस्टिस रहते हैं। ओवल शेप टेस्टिस हमारे रहते हैं। ये तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहा हूँ। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब ये हुआ ये गैमीट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। एन अनपेयर्ड एसेसरी ऑर्गन, और जो अनपेयर्ड एसेसरी ऑर्गन, कुछ अनपेयर्ड एसेसरी ऑर्गन भी होते हैं, यानी कि जो गैमीट बनाने में हेल्प तो नहीं करते बल्कि इनडायरेक्टली जाइगोट बनाने में हेल्प करते हैं। व्हाट इज जाइगोट? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब दोनों आपस में फ्यूजन हो जाएगा तो वो जाइगोट बन जाएगा, और वो जाइगोट सिंगल सेल का होता है। वेरी गुड। द पेयर्ड एसेसरी ऑर्गन इंक्लूड, जो पेयर्ड होते हैं यानी 2 होते हैं, मेल जेनिटल डक्ट, एपिडाइडेमस, सेमिनल वेसिकल, एजैकुलेटरी डक्ट्स, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अनपेयर्ड की बात करूंगा, स्क्रोटम जिससे पाउच होती है, थैला होता है, बटुआ होता है, जिसमें हमारे कौन रहते हैं, टेस्टिस रहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है बेटा, ध्यान रखना। प्रोस्टेट ग्लैंड का मेन सीक्रेशन फ्रक्टोज होता है जो सिंगल होती है। यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा पाया जाता है। पीनस होता है, पीनस में होकर यूरेथ्रा आता है, पेनाइल यूरेथ्रा और पेनिस। ये हमारे, ये देखो बेटा ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारे जो ओवल शेप के जो हैं ये टेस्टिज हैं। ये इसको एपिडाइडमस निकल के आ रहा है, ये ग्लैंड्स पेनिस है यहाँ पर, है ना बेटा। ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड है जो ऊपर रैप करी हुई है, ये आपका स्ट्रक्चर है। हैंस द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंस्टिट्यूट ऑफ, देखो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, ये हमारा कट सेक्शन है। इसमें आप जो देख रहे हैं ये बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जो थैला बटुआ लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे टेस्टिस डिसेंड होकर आते हैं। जो बटुआ लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक, थैली लाइक स्ट्रक्चर बॉडी से बाहर होता है, जिसमें हमारे टेस्टिस रहते हैं बेटा, जैसे हम स्क्रोटम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्रोटम कहते हैं। थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्क्रोटम के ऊपर का हेयर का आना प्यूबिक हेयर कहलाता है, और जब प्यूबिक हेयर आना शुरू होते हैं बेटा, हम इस प्रोसेस को प्यूबार्च कहते हैं, है ना बेटा। ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स हैं, जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है स्पर्म का। ये निकलकर जब बाहर आते हैं, दिस इज द वासा डिफरेंस। व्हाट इज दिस? दिस इज द वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस से बाहर निकल के आती है, और वासा डिफरेंस टर्न लेती है। आपकी टर्न कहाँ लेती है? यूजुअली ब्लैडर से टर्न लेती है, और आपको सेमिनल वेसिकल, एस फॉर स्वागत, सेमिनल वेसिकल स्पर्म जैसे आता है, कहता है स्वागत नहीं करोगे हमारा, ये सेमिनल वेसिकल में आकर खुल जाती है। सेमिनल वेसिकल बेटा पेयर्ड ग्लैंड होती है। रेक्टम क्या, ये पूरा रेक्टम है, ये एनस है, जिससे एनस से नथिंग ओपनिंग, और ये बेटा रेक्ट, ये जैसे ही जगह प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होती है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड क्यों है? बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड ग्लैंड होती है, मेल के अंदर होती है। भले जैसे फीमेल के अंदर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नहीं होती, फीमेल के अंदर बार्थोलिन ग्लैंड होती है, वो पेयर्ड ग्लैंड नहीं होती, वो भी पेयर्ड होती है। ये करती कि म्यूकस का सिक्रेशन करती है, लुब्रिकेशन का सिक्रेशन करती है। जैसे स्पर्म पेनिस में से होकर निकल के जाएगा ना बेटा, स्पर्म निकल कर जब जाएगा ना, तो कहीं टीयर फियर ना हो जाए, टेरेटोजेनिसिटी ना हो जाए स्पर्म के अंदर, यानी कि टेरेटोस्पर्मेटोजोआ ना हो जाए। इससे बचने के लिए लुब्रिकेशन का होना बड़ा जरूरी है। दूसरा, ये पीएच के बड़े सेंसिटिव होते हैं। हमारे यूरिन का पीएच कैसा होता है? एसिडिक। अब एसिडिक पीएच होता है किसका? यूरिन का। अब जब यूरिन का एसिडिक पीएच होता है, तो जहाँ से जब स्पर्म निकल के जाएगा तो वो भी तो एसिडिक होगा। एसिडिक पीएच से स्पर्म मरने के चांस जाता है, स्पर्म मर ना जाए। अगर स्पर्म मर ही जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा बाबू? अगर स्पर्म मर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? उस स्पर्म को मर ना जाए, स्पर्म मरने से बचने के लिए, स्पर्म को मरने से बचने के लिए हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं करना भैया। स्पर्म मर ना जाए इसलिए उसको पहले बेसिक करेंगे, क्योंकि आपने देखा एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, दोनों ही आंखों पानी निकल गए, दोनों ही आंखों को पानी निकल गया, यानी न्यूट्रल बन जाते हैं। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, दोनों ही मिल गए, दोनों न्यूट्रल हो गए। यानी कि पहले, अब अगर बताओ बेटा यूरेथ्रा का पीएच अगर एसिडिक है, अगर यूरेथ्रा का पीएच अगर एसिडिक है, तो उस एसिडिक को न्यूट्रल करने के लिए क्या मिलाना होगा मुझे? बेसिक।
तो जो भी इन ग्लैंड का सिक्रेशन होता है, चाहे वो प्रोस्टेट ग्लैंड हो, चाहे वो सेमिनल वेसिकल हो, चाहे वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड हो, इन सारे के सारे ग्लैंड के जो सिक्रेशन होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, जिससे कि यूरिन का जो एसिडिक पीएच होता है वो बेसिक नेचर से न्यूट्रल हो जाए और स्पर्म इजीली हमारा पेनाइल यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाए। यस कैन नो बेटा। देखो ये पेनिस का स्ट्रक्चर हम बताएंगे, तब बताएंगे आपको पेनिस का स्ट्रक्चर। इसके अंदर क्या होता है, स्क्रोटम, पाउच लाइक बटूला के टेस्टिस ओवल शेप होते हैं, एपिडाइडमस जिसमें से स्पर्म निकल के आता है। एपिडाइडमस एक ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रास्ता होती है जिसमें स्पर्म टकरा टकरा कर निकल के आता है बेटा, जिसमें स्पर्म मैच्योरेशन होती है, स्पर्म की मोटिलिटी मिलती है। यहाँ पर कैसे मिलती है आगे बताएंगे। वासा डिफरेंस जो हमारे टेस्टिस स्क्रोटम से बाहर निकल कर आती है, टर्न लेती है इजैकुलेटरी डक्ट, जैसे ही वासा डिफरेंस आती है वहाँ इजैकुलेट कर देती है। यूरेथ्रा, पेनाइल यूरेथ्रा होता है जो लॉन्गर होता है देन फीमेल यूरेथ्रा। सेमिनल वेसिकल पेयर्ड में होती है। सेमिनल वेसिकल पहली बार खुलती है और यहाँ पर स्पर्म आकर कहता है अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा। सेमिनल वेसिकल। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होती है बेटा, मेल के अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर नहीं होती। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होती है, मेल के अंदर पाई जाती है, फीमेल के अंदर बेटा बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड नहीं होती, उनके अंदर बार्थोलिन ग्लैंड होती है। बार्थोलिन अब कैसे कहोगे, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड पेनिस एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, ऐसे उस फीमेल के अंदर बार्थोलिन होती है। और इसमें नंबर 1 पेनिस सिंगल पेनिस होता है, बच्चा जानता है। बात आती है बेटा स्क्रोटम की। व्हाट इज स्क्रोटम? स्क्रोटम कुछ नहीं है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्क्रोटम? स्क्रोटम इज नथिंग, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, ये लो, जो हमारे बॉडी के बाहर लटका होता है, जिसके अंदर ओवल शेप हमारे टेस्टिज होते हैं, 2 टेस्टिज होते हैं। ये अंदर आप एक बात बताओ, जब बच्चे के अंदर जब टेस्टिज डिसेंड होकर आ गए है ना, और जब बच्चा मान लो कलामंडी खा रहा है, बच्चा मान लो गुड़मुड़ी हो रहा है, तो टेस्टिज भी तो इसको गुड़मुड़ी हो सकते हैं। और टेस्टिज के साथ जब निकलते जाती है बेटा आपको वासा डिफरेंस एपिडाइडम वगैरह, तो ये जब निकल के जाती है तो ये फिर ये भी तो खराब हो सकती है, ये तो रुक सकती है ना। जब टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो ये भी तो रुक जाएगी। इससे बचने के लिए हमारे टेस्टिज को बेटा नीचे से एक मसल्स होती है, गोबर्नाकुलम कहते हैं। कौन सी मसल कहते हैं? गोबर्नाकुलम। इससे ये टेस्टिज नीचे बंधे होते हैं, यानी फिक्स रहते हैं, ये इधर उधर टेढ़े मेढ़े नहीं होते। बेटा देखो ये जो हमारा स्क्रोटम बना है पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ये किसकी लेयर होती है, जैसे हम कहते हैं वेगावास। ये जो लेयर है ये वेगावास होती है। जैसे इसकी लेयर को कैसे कहते हैं? ट्यूनिका वेजानालिस आउटर लेयर। जो मिडल लेयर होती है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, और अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका बस्कुलोसा। यानी कि बाहर वाली लेयर ट्यूनिका वेजानालिस, बीच वाली लेयर ट्यूनिका अल्बुजिनिया, अंदर वाली लेयर ट्यूनिका बस्कुलोसा। ये आउटर लेयर होती है। जो स्क्रोटम है ना, ये किसके सिमिलर है भाई? फीमेल के किसके सिमिलर है? फीमेल में बेटा आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है लेविया मेजोरा, फैटी कुशन टिश्यू होता है। फीमेल के अंदर आउटर मोस्ट लेयर होता है लेविया मेजोरा, फैटी कुशन टिश्यू, उसके सिमिलर होता है आपका। सैक लाइक स्ट्रक्चर है, हैविंग 2 lobes एंड ईच लोब हैज अ टेस्टिज। देखो 2 लोब हैं और दोनों लोबों में क्या होता है बेटा? टेस्टिज होता है। ओवल से 2 लोब हैं, दोनों सैक लाइक, बटुआ लाइक, थैला लाइक, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इसमें दोनों में टेस्टिज रह रहे हैं, ओवल शेप के टेस्टिज होते हैं। स्क्रोटम इज मेड ऑफ थिक पिगमेंटेड स्किन। ध्यान से रखना बेटा, थिक स्किन होती है, यहाँ पर जो स्किन होती है थिक होती है, पिगमेंटेड होती है, और थिक स्किन होने के बावजूद इसमें प्यूबिक हेयर भी होते हैं। ये लो बेटा, ये आपका स्क्रोटम बना दिया, और स्क्रोटम बनाने के बाद थिक स्किन और प्यूबिक हेयर भी है। थिक स्किन के साथ ही साथ इसमें प्यूबिक हेयर भी है। प्यूबिक हेयर हो, थिक स्किन होती है। इन द बिगिनिंग टेस्टिज प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। देखो जब बच्चा हमारे गेस्टेशन पीरियड में होता है, 7वें महीने में आकर डिसेंड करते हैं ये, जब बच्चा हमारे गेस्टेशन पीरियड में होता है, यानी गेस्टेशन यूट्रस के अंदर होता है, तो बेटा ये एब्डोमिनल कैविटी में बनते हैं। हमारे पास देखो 2 कैविटी, जैसे थोरेसिक कैविटी, जैसे एब्डोमिनल कैविटी। फॉर्मेशन क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ से जब डिसेंड होकर आते हैं। Among the pregnancies, the testes descend down into scrotum by help of inguinal canal। बेटा होता क्या है, एक इंग्वानल कैनाल होती है, ये एब्डोमिनल कैविटी है और ये पेल्विक कैविटी है, इनके बीच में इंग्वानल कैनाल होती है, इसमें डिसेंट होकर आते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, पूरे डिसेंट नहीं हो पाते। अब डिसेंट नहीं हो पाते, इंग्वानल कैनाल में रह जाएंगे। अब रह जाएंगे तो वहाँ पर स्पर्म नहीं बन पाएंगे। अच्छा स्पर्म क्यों नहीं बन पाएंगे? बॉडी से डिसेंट होकर क्यों आते हैं? क्योंकि इनको बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस करनी होती है। व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म इज नथिंग, दिस इज द मेल गैमीट। व्हाट इज स्पर्म? स्पर्म इज कुछ नहीं है भैया, मेल गैमीट। आप अभी कह रहे थे ना मेल गैमीट का फ्यूजन फीमेल गैमीट से हो जाएगा तो झाइगोट बन जाएगा, लेकिन यहाँ मेल गैमीट का नाम होता है स्पर्म। गैमीट तो दुनिया भर के पास है, कुत्ता बिल्ली बंदर गधा घोड़ा सबके पास गैमीट है, अलग अलग नाम तो होना चाहिए। इससे मेल गैमीट का नाम है बेटा स्पर्म।
जब ये स्पर्म बनता है और जब कोई चीज़ बनती है तो उसके आगे जेनेसिस लगा देते हैं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब ध्यान से देखो, स्पर्मेटो बॉडी का टेम्परेचर बेटा जो नॉर्मल होता है वो होता है 37.2 डिग्री सेल्सियस। अब होता क्या है ना, इस स्पर्म बनाने के लिए कुछ एंजाइम तो होंगे, तो इसके एंजाइम इस टेम्परेचर पे क्या होते हैं? डीनेचर्ड हो जाते हैं। तो स्पर्म कैसे बनेगा? और जब स्पर्म नहीं बनेगा यानी गैमीट नहीं बनेगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? यानी कि ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो यानी अनफर्टाइल बन जाएगा। तो इसे करने के लिए, इसको फॉर्मेशन करने के लिए एब्डोमिनल कैविटी बना तो लिए, बॉडी का टेम्परेचर इंटरनल कांस्टेंट एनवायरनमेंट रहता है, आप सब लोग जानते हैं। ऐसे 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट रहता है। इसे हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। बॉडी के कांस्टेंट एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं। लेकिन अब बनेगा कैसे? देखो ध्यान से, होगा क्या, ये जैसे ही बच्चा बस जब मदर के यूट्रस में रहता है, जब वो बाहर आता है तो ये टेस्टिस में बाहर आ जाते हैं, थैले में बटुएला के स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। वहाँ पर ये थैला क्या करता है बेटा? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बॉडी के टेम्परेचर कम रखने में हेल्प करता है। जो मैंने आपको थैला बताया ना, जो आपको बटुआ बताया ना, जो आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर बताया ना, ये बटुआ लाइक स्ट्रक्चर बेटा जिसे हम स्क्रोटम कह रहे हैं, ये पूरे बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम रखने की कोशिश करता है। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बटुआ लाइक स्ट्रक्चर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम रखने की कोशिश करता है। देखो ध्यान से बेटा, अब देखो टेस्टी जब नॉट डिसेंड अगर नहीं हुए तो एबनॉर्मलिटी इज कॉल्ड क्रिप्टोऑर्किडिज्म। व्हाट इज क्रिप्टो? कुछ नहीं बेटा, क्रिप्टो का मतलब कहते हैं छिपा हुआ। क्रिप्टो का क्या मतलब हुआ? छुपा हुआ है, कहीं दुबका हुआ है, कहीं छुपा हुआ है। और ऑर्चिस का मतलब होता है बेटा आपको टेस्टिस। अरे भैया कौन दुबका हुआ है? यानी ऑर्चिस दुबका हुआ है। टेस्टिस अगर कहीं छुपा हुआ है, इस प्रोसेस को कहते हैं क्रिप्टो ऑर्चिडिज्म। क्या कहते हैं बेटा? क्रिप्टो। और ज़्यादातर इंगुइनल कैनाल में छुपा हुआ होता है। स्क्रोटम प्रोवाइड 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर, किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। Then a normal body temperature which is required to the liability of the sperm, the testis is connected with the scrotum by the help of governa column. देखो मैंने आपको बताया यहाँ पर जो मसल्स हैं वो गोवर्ना कोलम। गोवर्ना कोलम क्यों है बेटा? अब बेटा गोवर्ना कोलम इसलिए है कि इन्हें क्या पता, इन्हें क्या पता, बच्चे कलामंडी खेल रहे हैं तो टेस्टिस तो घूम जाएंगे, उनमें गांठें पड़ जाएंगी, इसलिए बेटा स्टेबल रहता है गोवर्ना कोलम से। इसके अंदर टेस्टिस के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेके यहाँ पर एक मसल्स होती है डार्टोस मसल्स। ये क्या करती है? जब बाहर का टेम्परेचर, ये 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन है, इस समय गर्मी पड़ रही, बाहर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो बाहर से बॉडी के अंदर टेम्परेचर घुस रहा होगा, तो वहाँ पर क्या ना स्किन को लूज कर देगा। स्किन के लूज करने से क्या होगा? ये डार्टोस मसल लूज हो जाएगी। लूज होने से क्या हो गया? लूज होने से बेटा ये हो गया कि वहाँ का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो स्वेटिंग ज़्यादा होगी, और स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो जो बाहर से हीट आ रही है, स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो जो बाहर से हीट आ रही है ना, जो हीट क्या करेगी? उसको एवेपोरेट करने में हेल्प करेगी। और जैसे ही वहाँ से जो वाटर, जो स्वेट होगा, जो एवेपोरेट होगा, तो जो एवेपोरेट होगा तो वहाँ पर बेटा आपको एक चीज़ आपने नोटिस करोगे, जो एवेपोरेट होगा ना तो वहाँ पर क्या होगा? कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा। बाहर कितनी भी गर्मी हो, स्क्रोटम की डार्टोस मसल फैस डालती है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, पसीना निकलता है, इवेपोरेट होता है, वहाँ कूलिंग मिलती है, टेम्परेचर बॉडी का डाउन होता है। अगर बाहर का मौसम ठंडा तो बॉडी से हीट बाहर जाएगी। आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट जाती है। जब बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, सर्दी पड़ रही है, तो बॉडी से हीट बाहर जाएगी, तो वहाँ पर डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और कॉन्ट्रैक्ट होकर क्या करती है बेटा? बाहर की हीट को, अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती। इसलिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्क्रोटम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और स्क्रोटम के अंदर भी अगर कोई पूछे तो कौन सी मसल बेटा? डार्टोस मसल। द टेस्टिस इज कनेक्टेड विद द स्क्रोटम बाय हेल्प ऑफ गोवर्ना कोलम। द टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल इन एलिफेंट। हाथी एक मैमल्स है, उसके टेस्टिस बेटा बॉडी से बाहर निकल कर नहीं आते, यानी कोई पाउच लाइक, बटुआ लाइक थैले में नहीं आते, सिर्फ एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं। द कैविटी ऑफ स्क्रोटम इज कनेक्टेड विद द एब्डोमिनल कैविटी बाय इंग्वाइनल कैनाल। आप पेल्विक रीजन में जब आप एमबीबीएस वगैरह में आओगे तो देखोगे इंग्वाइनल कैनाल। दिस कैनाल गेट क्लोज आफ्टर द टेस्टिस। देखो जैसे ही टेस्टिस बाहर आ जाते हैं ये कैनाल क्लोज हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, इस इंग्वाइनल कैनाल से कभी कभी हमारे इंटेस्टाइन वगैरह भी आ जाते हैं। अब बताओ, जब इंटेस्टाइन एब्डोमिनल कैविटी से अगर बाहर आ जाएगी तो नॉर्मल क्या एबनॉर्मल? बोलो बेटा, नॉर्मल क्या एबनॉर्मल? एबनॉर्मल। हमारा कोई भी एबनॉर्मल हो जाएगा ना, बाहर नहीं आना चाहिए, अगर बाहर आ जाएगा तो एबनॉर्मल हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम हर्निया कहते हैं।
है। देखो बेटा, क्लोज द कैनल गेट क्लोज आफ्टर टेस्टिस हैव डिसेंडिंग डाउन सेपरेटिंग द एब्डोमिनल कैविटी फ्रॉम द स्क्रोटल कैविटी। देयर इज कनेक्टेड टिश्यू कॉर्ड एक्सटेंड बिटवीन द टेस्टिस एब्डोमिनल वॉल नोन एज स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, वो बात अलग है। तो बेटा जब इस एब्डोमिनल कैनाल में से कभी कभी कुछ इंटेस्टाइनल वगैरह हमारे बॉडी से बाहर आ जाते हैं, और जब बॉडी के बाहर इंटेस्टाइनल वगैरह आ जाएंगे तो हम उससे क्या कहते हैं बेटा, हर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? इंगोनल हर्निया वगैरह इसमें दिक्कत है। बेटा अगले लेक्चर में हम टेस्टिज के बारे में पढ़ेंगे कि टेस्टिज क्या होता है, कैसे काम करते हैं, और टेस्टिज स्पंज का फॉर्मेशन कैसे करता है। थैंक यू सो मच।